नमस्कार। बात भारत और चीन के तनाव की करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हिमांशु बरमूला है और देश के युवा होने के नाते और एक पत्रकार होने के नाते जो आज हुआ, हौसले सभी लोगों को मिले। भारत के हर नागरिक को वो हौसले मिले जो काफ़ी दिन से लोग कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन या फिर अकेलापन महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने आवास से निकलते हैं और सुबह जब खबर आती है तो लोग चौंक जाते हैं कि वो लेह में सेना का हौसला बढ़ाने पहुंच चुके हैं। हिमांशु, भारत चीन का तनाव, बॉर्डर का तनाव और प्रधानमंत्री का यूँ पहुंचना कितने हौसले बढ़ा चुका है आज, और चीन को क्या जवाब मिला है, इस पर एक चर्चा। देखिए दीपांश, जब दो देशों के सैन्य अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं और वो ही एज अ सैनिक मतलब लिया जाए तो बिल्कुल इस तनाव को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, और डिप्लोमेटिक तौर पर भी देखा जाए तो इसी वही इस वक्त डिप्लोमेसी भी निभा रहे हैं भारत की ओर से जो सैनिक अधिकारी हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री का लद्दाख जाना, तो एक एक पहलू तो ये देखा जाए कि ये सही भी है, क्योंकि उन्होंने जवानों के हौसले बढ़ाए हैं और उन्होंने कहा है कि हर नापाक कोशिश का जवाब दिया मुंह तोड़ जाएगा। जवाब दिया। लेकिन जब दो देशों के बीच तनाव की बात करें और किसी संवैधानिक पद पर बैठे नेता का लद्दाख जाना, इस समय तनाव और बढ़ा सकता है दो देशों के बीच। हिमांशु, जानना चाहूँगा किस नज़रिए से तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि भारतीय सेना के हौसले जो थे वो और बुलंद हुए हैं कि उनका प्रधानमंत्री आज वहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन जो आपने बिंदु बोला, एक जो पॉइंट था, आपका पॉइंट था कि जो पॉइंट है वो कि दोनों देशों में तनाव बढ़ सकता है, उसको थोड़ा स्पष्ट किया जाए। देखिए, जिस तरीके से चीन, एक साइड से देखा जाए तो चीन अब चिढ़ चुका है। रीज़न उसका ये है कि वो नहीं चाहता कि वहाँ पर कोई बड़ा संवैधानिक पद का अधिकारी आए। हो सकता शायद उनकी तरफ से भी आ सकता था, लेकिन वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये तनाव सैनिक ही आपस में निपटा लें, दोनों देशों की सेनाएं ही आपस में ये तनाव निपटा लें। रही बात आने को, उधर से शायद वहाँ के राष्ट्रपति भी आ सकते थे, वो भी दौरा भी कर सकते थे। वहाँ के माना विदेश मंत्री, कोई सा भी मंत्री वो बॉर्डर पर आ सकता था। लेकिन हो सकता आया भी हो और वो लोग आधिकारिक बयान देते नहीं है वैसे भी, और ना ही उनका किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा जाए क्लोज कम्युनिटी का सिस्टम उनके यहाँ चलता आज भी है। उनका अपना ही यूट्यूब है, ट्विटर है, हर चीज़ सोशल प्लेटफॉर्म है, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं उन चीज़ों को। तो आया भी होगा, लेकिन उन्होंने मीडिया में इस चीज़ को फायर नहीं होने दिया कि इतने बड़े लेवल पे कोई अधिकारी आया है वहाँ पर। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था हमारे कि लिए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ के चीन के जो सेना अधिकारी हैं, सबसे बड़े प्रमुख हैं, वो ज़रूर आए थे। जिस दौरान झड़प हुई थी उसी दौरान वो वहाँ पर आए थे। लेकिन वहीं वहाँ के जो विदेश मंत्री के प्रवक्ता हैं झाओ लिजियान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर हालात और बिगड़ें। आप इससे जाहिर लगा सकते हैं कि उन्हें भी इस चीज़ की कितनी चिंता है। वो भी नहीं चाहते कि तनाव और बढ़े, क्योंकि इस वक्त चीन चारों तरफ से घिर चुका है। पहले ही कोरोना से बिल्कुल, कोरोना से वो वैसे ही बहुत झूठ छुपा चुका है, और प्रधानमंत्री का एक तो भारत कोरोना की जो साजिश है वो कहीं ना कहीं दुनिया के सामने एक के बाद एक आती चली जा रही है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कोरोना के दौर में दीपांश, प्रधानमंत्री का वहाँ जाना, एक और देश कोरोना से जूझ रहा है, दूसरी ओर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा तनाव है। ये सिर्फ भारत चीन के बीच नहीं है, ये दुनिया में बहुत बड़ा तनाव है। इस पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने भी अपनी नज़र रखी हुई है। अमेरिका जिस तरीके से साफ तौर पर कह चुका है कि अमेरिका ने एक कहा था, निगाहें कहीं और निशाना कहीं और, यानी उसकी निगाहें भारत पर हैं लेकिन निशाना उसका कहीं ना कहीं चीन पर है, क्योंकि उन दोनों की आपस में ही अर्थव्यवस्था को लेकर एक कोल्ड वॉर चलती रहती है आपस में। इसी के साथ जिस तरीके से अभी नेपाल के साथ भारत के रिश्ते ख़त्म भी क्या हुए हैं, लेकिन बॉर्डर आज की डेट में सील हो चुके हैं भारत और नेपाल के दोनों। हिमांशु, नेपाल की बात का आपने जिक्र किया। नेपाल यानी कि नेपाल और भारत का रिश्ता अगर माना जाए तो बहन बेटी जैसा या फिर एक परिवार जैसा रिश्ता है। लेकिन नेपाल इतना अराजक, बिल्कुल एक तरीके से अगर बोला जाए अराजक हो गया है भारत के विरुद्ध। उसने मतलब जवाब देना शुरू कर दिए, जो चीज़ें आज तक नहीं हुई हैं।
जो चीज़ हमारी संधि में हो रखी है उनके विरुद्ध जाते हुए नेपाल भारत के खिलाफ खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या लगता है इसमें भी कहीं कॉन्स्पिरेंसी, कहीं साजिश देखिए कहीं ना कहीं रच रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है, चीन का एक चीज़ तो स्पष्ट तौर पर है कि वो अपनी हमेशा से विस्तारवादी नीति को लेकर बड़ा है। उसने दूसरे देशों पर कब्जा ही करना सीखा और ज़मीन पर कब्जा करना सीखा, और यहाँ तक कि अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर खबरें भी चली थी। होता क्या है कब्जा करने से? अगर कुछ मिले चीन को आधिकारिक तौर पर या बेसिकली वो सामाजिक तौर पर जमीन जमीन बढ़ाने के साथ साथ कब्जा करेगा और साथ ही साथ वो अपनी सेनाएं भेजेगा और अपने आप को एक तो क्या ये बात महाशक्ति के रूप में उभारना चाहता है। खुद समझ नहीं आ रही कि नेपाल खुद में एक संपन्न देश बनता चला जा रहा है? नेपाल क्यों गिरा जबकि इंडिया में पेट्रोल महंगा बिकता है और नेपाल में इंडिया से गया ही हुआ भारत उसको हर चीज देता है, हर सामान हम लोग उनको देते हैं, और वहाँ पे टैक्स ना होने के कारण भारत से वहाँ पे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, और इसी वजह से भारत के लोग भी वहीं से ज़्यादातर जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं वो लोग वहाँ से करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। अगर नेपाल की बात करी जाए इस पूरे मुद्दे पर तो देखा जाए कहीं ना कहीं नेपाल का एक गांव नेपाल भारत से बैकफुट पे चला गया कहीं ना कहीं, इसको मान देखिए बैकफुट पे नेपाल नहीं गया, लेकिन वहाँ के जो जा रहा है प्रधानमंत्री हैं ओली, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को बैकफुट पे खुद के लिए कर लिया है ना। तो ठीक है, जिस तरीके से देखा जाए किया क्या भ्रष्टाचार में वहाँ की सरकार नाकाम रही, सत्ता चलाने में वहाँ की सरकार नाकाम रही, एक बार सत्ता छिन भी चुकी है प्रचंड की बदौलत। पुष्पदहल कमल प्रचंड जो पार्टी के इस वक्त चेयरमैन भी हैं, उनका कहीं ना कहीं वो वापस से समर्थन लेना चाह रहे हैं, और जो उनकी 5 सदस्यीय कोर कमेटी है उनमें से 3 ने उनका इस्तीफा मांगा है और 2 ने अभी नहीं मांगा है, लेकिन 3 का इस्तीफा, जहां मेजोरिटी ज़्यादा होती है वहां आपको भी पता है। बिल्कुल। लेकिन अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तनाव कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा बना हुआ है, इसको हम मान जिस तरीके से मेरे बहुत सारे जानकार हैं, साथी पत्रकार हैं, उन्होंने बताया कि बॉर्डर पर बहुत सारी हलचल है वहाँ पर भी, जबकि ये सब कुछ हो रहा है गलवान में, और बॉर्डर हलचल उत्तराखंड तक है, हलचल तो कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश और हमारे लगभग तक भी है, 3000 किलोमीटर, यानी कि एक जो पूरी बेल्ट है LAC से अगर वो शुरू होता है कारवां तो वो सिक्किम तक जा रहा है, और चाइना कहीं ना कहीं भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का वहाँ पहुँचना आज जिस तरीके से वो लेह में पहुंचे, कहीं ना कहीं हौसले पस्त जरूर कर रहा है चीन के, इस बात को मानना पड़ेगा। चीन चिड़ा है, जाहिर सी बात है कि हमारा प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री देखा जाए तो इतना मजबूत प्रधानमंत्री, पहले दुनिया में भारत को कोई इतनी तवज्जो नहीं देता था, लेकिन आज की डेट में हर देश चाहता है कि उसे भारत का साथ रिश्ते बने भारत के साथ। अब जिस तरीके से अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव है, जाहिर सी बात है, और अमेरिका के जो आने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं जीतता हूँ यहाँ से तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं भारत के साथ अपने रिश्ते और बेहतर बनाऊं और गहरे बनाऊं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से जब ये तनाव हुआ तो रूस की जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने भारत को पत्र लिखकर भेजा कि हम आपके साथ हैं, बस आप देश को संभालिए और स्थिति को संभालिए, हम आपके साथ। हिमांशु, तस्वीरें तो बता रही हैं, बयां कर रही हैं आज अपने आप में कि हौसले बहुत बुलंद है भारतीय सेना के भी, और साथ ही देखिए ना MN नरवाने साहब मौजूद हैं, आर्मी चीफ, और CDS रावत जी मौजूद हैं, और भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर जब पीछे खड़ा है, तो ये तस्वीरें अपने आप में जोश भर रही हैं हम लोगों में भी, और सेना का तो जज्बा ही अलग है। एक साथ इतने बड़े अधिकारियों का जाना कहीं ना कहीं बहुत बोला जाए तो उच्च स्तरीय बिल्कुल चीजें हैं वहाँ पर, कि चीन को कहीं ना कहीं झुकना तो जरूर करना है, या उनके इरादे जो हौसले हैं वो चीन के पस्त होंगे। लेकिन जब भारतीय सेना के हौसले अभी बढ़ रहे हैं, वंदे मातरम के आज नारे लगे हैं, और बहुत ऊर्जा का संचार आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। आज देख सकते हैं ना कि किस तरीके से सेना में जो ऊर्जा का संचार हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, अब दीपांश, इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ प्रश्न है कि भारत के रक्षा मंत्री इस वक्त क्या कर रहे हैं। भारत के रक्षा मंत्री कल लद्दाख जाने वाले थे, लेकिन लद्दाख नहीं गए और स्थगित कर दिया। बिल्कुल ठीक है, उनके साथ नरवाणे जाने वाले थे, नरवाणे तो आज भी गए हैं खैर, लेकिन कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री का अभी कोई बयान भी नहीं आया इन चीज़ों को लेके। रक्षा मंत्री क्या भूमिका निभा रहे हैं, इस पर भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। CDS, भारत के CDS जी आज जिनको तीनों सेनाओं का आज मुखिया भी कहा जाता है, अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, लेकिन मुखिया जो है तीनों सेना के वो कहीं ना कहीं CDS हैं, और CDS पूरे तनाव के 18 दिन बाद आज लद्दाख जाते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं बहुत देरी भी है। देरी वो किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे ये लेकिन समझ में नहीं दिल्ली से तो बातचीत कहीं ना कहीं चली रही थी देखो, ना, सेना के साथ एक वो संबंध बनाई हुआ है, आए दिन एक हाई देखो लेवल वो मीटिंग चीज़ हो तो है रही कि वो आंतरिक तौर पर देखा जाए तो सेना कहीं ना कहीं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो तो चल ही रहा होगा, लेकिन वहां पहुंचना उनको समय पे बहुत पहुंचना देरी हो चाहिए चुकी था। है। हाँ, ये लेकिन बहुत फिर देरी भी आज जब प्रधानमंत्री खुद पहुंच गए, तो खुद उनके कदम वहां पड़ गए, तो कहीं ना कहीं देर आए हौसले दुरुस्त आए, लेकिन आए। ठीक है। लेकिन बहुत एक ऊर्जा का संचार हम मान सकते हैं, आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में, स्क्रीन में, जी। हिमांशु की जिस तरीके से जो हमारे सबसे बड़ी चीज़ है घायल सैनिकों से मिलना, इस तरीके से मिलना, इस और तरीके से एक मिलना, देश का प्रधानमंत्री, यानी कि बहुत ऊंचा पद डाउन टू इनका, अर्थ डाउन टू अर्थ कहा जा सकता है, और कहा भी जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ना कि अस्पताल के एक कमरे में किस तरीके से सैनिक बैठे, उनको ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए सैनिकों का जज्बा भी आप देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से एक स्कूल में होता है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो यानी कि आशीर्वाद बनाए रखा है, हौसले बुलंद कर रहे हैं, और हाथ में माइक पकड़कर सबको संबोधित कर रहे हैं, वहीं पर कुछ चलते फिरते। तो कहीं ना कहीं चीन को जवाब यहीं से मिल रहा है। देखिए इन तस्वीरों में चीन को जवाब मिल रहा है। तस्वीरें जब क्या होता है, ये तस्वीरें जब फैलेगी सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने आएगी, तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो भारत को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक संवैधानिक पद का जाना बहुत अहमियत रखता है अपने आप में। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दीपांश रिलेट करती है कि आपका प्रधानमंत्री आपकी जनता के प्रति कितना साथ है, और इस कोरोना काल में जहां पर पड़ोसी देशों में तनाव हो रहा है, बॉर्डर पर कहीं ना कहीं कुछ गलत हरकतें हो रही हैं, और 11,000 फीट की ऊंचाई हम कह सकते हैं हिमांशु, 11,000 फीट की ऊंचाई पर पीएम, और सेना में हौसला दोगुना। आज का जो दिन था, यानी कि जो 3 जुलाई का दिन, अब दीपांश सुनहरे अक्षरों में हम इसको लिख सकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ख्याल से इससे पहले कभी शायद इंदिरा गांधी जी भी लद्दाख जा चुकी है, यानी कि ये पल भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन अब तनाव मेरे ख्याल से इतना बढ़ चुका है कि वहाँ पे भारत को 4 डिवीज़न और तैनात करनी पड़ी है, और एक डिवीज़न में कम से कम जो आंकड़े हैं, एक डिवीज़न में 15 से 20 हज़ार तक सैनिक होते हैं, और 4 डिवीज़न और अभी तैनात, यानी कि 60 से 80 हज़ार के बीच में सैनिक वहाँ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। और अगर मैं आपसे भारतीय वायुसेना का हाल जानना चाहूँ, जो ताज़ा हाल है, देखिए भारतीय वायुसेना कितनी तैयार है, भारतीय वायुसेना के आरकेएस जो भदौरिया हैं चीफ मार्शल, उन्होंने साफ तौर पर वो ऑलरेडी कहा जाए तो दौरा कर चुके हैं लद्दाख का, और वो 1-1.5 हफ्ते पहले कर चुके हैं, जो प्रधानमंत्री जी के जाने से, यानी कि हालातों को वो अपना खाका तैयार कर चुके हैं। वहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर, दुनिया का सबसे बेहतरीन अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे वहाँ पे तैनात हैं। भारत के द्वारा बनाए गए ध्रुव वहाँ पर तैनात है। हाल में अब तनाव को देखते हुए रक्षा मंत्री अभी फ्रांस गए थे, फ्रांस से बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार हैं वहाँ पर, और राफेल की भी मांग कर चुके हैं कि जुलाई तक हमें स्क्वाड्रन चाहिए, राफेल की कम से कम 4 स्क्वाड्रन चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हालात दुश्मन के हौसले पस्त पूरी तरीके से हो जाएंगे, और जो मिसाइलें तैनात भारतीय सेना ने कर रखी हैं, वो पूरी तरीके से मान सकते हैं पनडुब्बी उड़ा सकती हैं जिनके जंगी जहाज़ों के। जी, चीन के पास सिर्फ एक है जो किसी भी मौसम में उड़ सकता है, जिसको शायद J-10 थंडर कहते हैं। लेकिन भारत के जितने भी इस वक्त हैं जंगी जहाज, वो किसी भी मौसम में लड़ने के लिए जो हर वक्त है सज चुका है। नौसेना की बात भले हो सकते हैं कि वायुसेना की, हो सकते हैं कि उनके पास जो जहाज हैं वो ज़्यादा हो, लेकिन वो शेयरिंग नहीं करते, आज के हिसाब से नहीं है, वो आज के हिसाब से नहीं है। हो सकता है उन्होंने कागज़ में ज़्यादा दिखाए हों, हो सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका बार बार अपनी खुफिया रिपोर्ट को मान सकते हैं कि चीन सिर्फ आंख दिखाता है। हाँ, क्योंकि देखिए जो दुनिया है वो दुनिया के सामने है। हाँ, चीन जो आज है नक्शे में, उसमें से अगर 46% हिस्सा हटा दिया जाए जो उसने कब्जा किया, तो चीन कहीं नहीं बचता है मेरे ख्याल से। महाशक्ति अपने आप को कहता है, और उसकी तो नीति ही है विस्तारवादी। 1958 से जब से तिब्बत को अपने कब्जे में लिया है, तो तब से उसने एक बनाया है कि आज आप देखते हैं कि तिब्बत की जो निर्वासित सरकार होती है वो भारत से ही चलती है, उनके जो निर्वासित राष्ट्रपति हैं वो भारत से ही अपना संबोधन अपने लोगों को करते हैं, और तिब्बत के ज़्यादातर लोग भारत ही में चीन कहीं ना कहीं जल रहा है इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारे हैं। मंगोलिया का इसने बिल्कुल ज़मीन कब्जाई है, अपने आसपास वियतनाम, मंगोलिया, कंबोडिया, जितने आसपास के छोटे देश हैं उन पर कहीं ना कहीं कब्जा है। इसी को
अब उसकी विस्तारवादी नीति जाहिर सी बात है कोई चाहता नहीं है। यूएन बिल्कुल सुरक्षा में भी हिमांशु, होता है। दुनिया भर के लोग हमको जी। सुनेंगे, देखेंगे, बातों को आगे पहुंचाएंगे। संक्षेप में अगर आज का दिन को अगर 3 जुलाई के दिन को अगर संक्षेप में बयां किया जाए तो कैसा दिन रहा प्रधानमंत्री का पहुंचना, उसके बाद देखिए 12:30 बजे दिल्ली आने का वापस एक प्रोग्राम था, लेकिन उसको टाल के वहां तक शाम तक रुकना और सेना के साथ लगातार संपर्क में रहना, अलग अलग जगहों पे जाना, अलग अलग पोस्ट पे जाना, जिस तरीके से बैठे हैं प्रधानमंत्री खुद एक कैंप में, वो कितना हौसला बढ़ा रही है। ये तस्वीर बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ा रही है। अस्पताल में पहुंचना, और देखिए शायद लंच भी यहीं हुआ है, दीपांश, लंच भी यहीं हुआ होगा। कैसे इस दिन को हम देखें? ये मेरे ख्याल से इतिहास में लिखा जाएगा, चाहे वो भारतीय सेना का इतिहास हो, चाहे वो देश का इतिहास हो, क्योंकि तनाव के दौर में किसी संवैधानिक पद का जाना अहमियत रखता है, मायने रखता है कि वो अपनी जनता के प्रति, वहाँ पर तो चलिए जनता इतनी नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर आर्मी है, तो आर्मी के प्रति भी इतना दयालुपन कि हाँ आपकी स्थिति कुछ भी हो हम आपके साथ हैं और हर वक्त खड़े हैं, बिल्कुल हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है दूसरे आदमी को हौसला ही मायने रखता है। तो बिल्कुल। जो भारतीय सेना को उन्होंने हौसला दिया है तो कहीं ना कहीं उनका जज्बा, जोश बहुत हाई हुआ है। बहुत बढ़िया हिमांशु, धन्यवाद चर्चा में, वार्ता में शामिल होने के लिए। हिमांशु युवा पत्रकार हैं और युवा पत्रकार होने के नाते जो बातें दिल की थीं, जो बातें मन की थीं, प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने साझा करी, और उम्मीद और आशा करते हैं कि इस तरीके से हम आगे भी चर्चाओं पे बैठते रहेंगे। और अगर किसी गेस्ट पैनल में ऐड करना पड़ा किसी को तो बिल्कुल हर मुद्दे के साथ लोगों को आगे लेके चलेंगे। ये आपको जो हमारी वार्ता है, जो हमने बातें साझा करी, आपको भारतीय ब्रॉडकास्टिंग के ग्रुप पर, अलग अलग पोर्टल्स पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। साझा कर सकते हैं इसको आप द डेमोक्रेसी न्यूज़ पर, लाइव 18 पर, द यूएनएन पर जाकर, बीएचबीसी न्यूज़ पर जाकर, और साथ ही नेशन इंडिया के चैनल पर भी जाकर। सभी चैनल आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप लोगों का साथ और प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा। हम आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और भारत के और दुनिया में जहां भारतवासी रह रहे हैं उनके हौसले इसी तरीके से बुलंद रहेंगे। और प्रधानमंत्री के साथ चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, तमाम राज्य सरकारों की बात हो, इस ऐसे मुद्दों पर, यानी कि जैसे पड़ोसी देश हमारे जब हमको आंख दिखाते हैं, हम सबको एक साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए। और आज देश एक साथ खड़ा भी है, आंतरिक मामलों में कोई हमारे दखल ना दे तो बहुत अच्छी बात है। और आगे हमको हिमांशु जिस तरीके से बढ़ना है वो यही तरीका है कि हम लोगों को, जो हमारे भारत की एक संस्कृति है, एकता और अखंडता, और वो साथ हमको में ये बनाए भी रखनी है। युद्ध की स्थिति में ये भी रहा है कि पहले कभी हम हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही हम सद्भावना करेंगे। जो है सद्भावना और एकता और अखंडता हम बनाए रखेंगे। भारतीय ब्रॉडकास्टिंग के ग्रुप पर मैं आपको एक बार और बता दूं कि आपको बीएचबीसी न्यूज़ पर ये मिलेगा, और आपको ये वार्ता द डेमोक्रेसी न्यूज़ पर मिलेगी, आपको ये वार्ता लाइव 18 पर मिलेगी, आपको ये वार्ता नेशन इंडिया पर मिलेगी, आपको ये वार्ता द यूएनएन पर मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।